Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to start with a big chapter, that is import procedures, export procedures, and transportation. Now, this particular chapter would be divided into few parts, that are: first one is import procedures, second part would be export procedures, third one would be transit and transshipment, fourth one would be postal goods, okay, post office. Then point number 5, fifth number part would be of stores. Okay, सो ये 5 पार्ट में ये चैप्टर को डिवाइड किया है ताकि आपको ज्यादा हैवी ना लगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ इंपोर्ट प्रोसीजर्स फर्स्ट. अब इंपोर्ट प्रोसीजर डायरेक्टली आपको मैं लॉ नहीं पढ़ाने वाला. ओके, डायरेक्टली लॉ हम नहीं पढ़ेंगे. हम पहले एक ओवरव्यू लेंगे प्रोसीजर का, किस तरीके से होता है, एंड उसके बाद ग्रेजुअली वी विल बी मूविंग ऑन टू द लॉ पार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ब्रॉड प्रोसीजर क्या होता है गुड्स इंपोर्ट करने का. इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया from a place outside India. Is that clear? Okay. So मान के चलो कि आप दुबई से गुड्स मंगा रहे हो. ओके, सो गुड्स आने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्लियरेंस कैसे होगा, ड्यूटी कैसे पे होगी, ड्यूटी पे करने के टाइम पर अपने को क्या क्या सेफगार्ड्स मेंटेन करने हैं, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी है. ओके, तो ये सारे की सारी चीजें, ये सब प्रोसीजर अपन सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में. सो लेट अस फर्स्ट बिगिन आवर डिस्कशन विथ इंपोर्ट प्रोसीजर. सबसे पहला पॉइंट, जब इंपोर्ट प्रोसीजर चालू होगा तो सबसे पहले क्या आपका कन्वेंस आएगा या पहले आप पहुंचोगे. कहना ऐसे पहले कन्वेंस आएगा, गुड्स को लोड करेगा, फिर आप लेके जा पाओगे. सो द प्रोसीजर वुड बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कन्वेंस, देन टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर. क्लियर है? तो इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं. मान के चलो कि ये दुबई है. लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन. मान के चलो दिस इज दुबई. ओके, ये दुबई है. दुबई से मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया है. क्या किया? गुड्स को इंपोर्ट किया. ये महाराष्ट्र. ओके, दिस इज महाराष्ट्र. ये प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है. क्या हुआ? ये प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. सो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में जब गुड्स को लाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये अपन सीख रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर इज लैंडिंग ऑफ वेसल ऑन टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. उसके पहले छोटा सा एक प्रोविजन है जो कहता है कि जो पर्सन इन चार्ज होगा, कौन? पर्सन इन चार्ज, उसको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स एंड इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल फाइल करना होगा. क्या फाइल करना होगा? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट. व्हाट डज दिस डॉक्यूमेंट मीन? ये डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? दिस डॉक्यूमेंट मीन्स क्या गुड्स आपके शिप के अंदर है, वेसल के अंदर क्या क्या गुड्स है. व्हाट आर द गुड्स विच यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम दुबई टू मुंबई. आप क्या गुड्स लेके आ रहे हो, ये सारा का सारा कुछ आपके आईजीएम में लिखा होगा. ठीक है, आईजीएम में और क्या क्या चीजें होती है? तो आईजीएम में और पैसेंजर का जो इंफॉर्मेशन है, मतलब आप गुड्स लेके आ रहे हो, साथ में कुछ पैसेंजर्स भी है, तो पैसेंजर का भी इंफॉर्मेशन देना होगा, तो वो भी होगा. देन क्रू मेंबर्स कितने हैं. ओके, मतलब जो फॉर एग्जांपल आप लोग वेसल से आ रहे हो, तो वेसल के जो स्टाफ है वो लोग कितने हैं, दैट आर कॉल्ड एज क्रू मेंबर्स. तो क्रू मेंबर्स कितने हैं वो भी आपको पता हो, मतलब बताना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर आप आर्म्स एंड अम्यूनिशंस लेके आ रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है, तो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस कितने हैं इस पर्टिकुलर वेसल में, वो बताना होगा. ठीक है, स्टोर्स कितने ला रहे हो. स्टोर्स मतलब द कंज्यूमेबल्स ऑन द वेसल और एयरक्राफ्ट. मान के चलो आप लोग को चॉकलेट्स खानी है, तो चॉकलेट्स इज नथिंग बट स्टोर्स. फ्यूल कितना है, ओके, मतलब अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, आप एयरक्राफ्ट से आ रहे हो, तो फ्यूल कितना है, तो स्टोर्स जितने होंगे वो स्टोर्स का अपने को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इतना इतना क्वांटिटी स्टोर्स हम लोग दुबई से लेकर के आ रहे हैं. ओके, और क्या बताना पड़ेगा आईजीएम में, और क्या क्या बताना पड़ेगा, चलो ये सब अपन देखेंगे. आईजीएम का जो डिटेल में डिस्कशन होगा तब अपन देखेंगे. सो दिस ऑल इज द फॉर्मेलिटी टू बी डन बाय पर्सन इन चार्ज. तो सबसे पहला सेक्शन क्या बताया मैंने, सेक्शन नंबर नहीं बोला, सबसे पहला पर्सन इन चार्ज टू फाइल इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट. आईजीएम फाइल हुआ,
अभी इसका कुछ टाइम लिमिट है फाइल करने का, अपन देखेंगे व्हाट इज द टाइम लिमिट। ओके, सो डोंट वरी, अपन अप्रोप्रिएट टाइम पर सब चीजें देखने वाले हैं। ओके, अब आईजीएम फाइल हो गया, मान के चलो वेसल का एग्जांपल दे रहा हूँ, आईजीएम फाइल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका वेसल है वो कस्टम्स पोर्ट पे आएगा, लैंड होगा। उस लैंडिंग को हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉलिंग ऑफ वेसल। क्या बोलते हैं? कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग ऑफ वेसल। ठीक है, आपका जो वेसल है वो, उसका कॉलिंग होगा, दैट इज कॉल्ड एज लैंडिंग ऑफ वेसल ऑन कस्टम्स पोर्ट। कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स पोर्ट पर आपका वेसल रुकेगा, लैंड होगा। ठीक है, आपका वेसल जब कस्टम्स पोर्ट पे लैंड हुआ, ओके, तब आपको जो ये आईजीएम है ये बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, तो कस्टम्स पोर्ट पर जो ऑफिसर होगा उसको ऑलरेडी मालूम होगा। सो वो चेक करेगा कि जो आईजीएम है उसके हिसाब से गुड्स है क्या, सुपरवाइज करेगा। ओके, सब कुछ ओके लग रहा है। ही विल गिव एंट्री इनवर्ड्स। क्या देगा वो? एंट्री इनवर्ड्स दे देगा। एंट्री इनवर्ड्स मतलब इट इज अ परमिशन दैट यू कैन स्टार्ट अनलोडिंग योर गुड्स। अब कस्टम्स पोर्ट पे डायरेक्टली अनलोड करना स्टार्ट नहीं कर देते। ओके, अनलोडिंग डज नॉट हैपन ऑन द कस्टम्स पोर्ट, इट हैपेंस इन कस्टम्स एरिया। ठीक है, तो एंट्री इनवर्ड्स मिलने के बाद कस्टम्स एरिया में आपका जो वेसल है वो आ जाएगा कस्टम्स एरिया में। ओके, एंड वो अनलोडिंग स्टार्ट करेगा। ओके, अनलोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको, मतलब ऑफिसर जो है वो सुपरवाइज करेगा, उसके सुपरविजन के अंडर अनलोडिंग होगा। ठीक है, अगर ग्रीन चैनल फैसिलिटी लिया हुआ है तो बिना सुपरविजन के भी अनलोडिंग हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। अब गुड्स अनलोड होगा तो उसके बाद क्या होगा? गुड्स अनलोड होने के बाद गुड्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो कस्टोडियन के पास होगा। किसके पास होगा? कस्टोडियन। एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब नॉर्मल एग्जांपल, जनरल लाइफ एग्जांपल। मान के चलो कि आपकी मॉम, आप छोटे हो, ओके, आपकी मॉम कहीं बाहर गई है। ओके, तो आपके बाजू वाले के पास आपको रख के जाती है, बराबर है? मतलब थोड़ी देर में मैं आऊंगी, तब तक आप इसको आपके पास रखो। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, जो भी आंटी ने आपको रखा है, शी इज कॉल्ड एज कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या करता है? आपका ख्याल रखता है। सिमिलरली हियर कस्टोडियन टेक्स केयर ऑफ गुड्स। ओके, कस्टोडियन टेक्स केयर ऑफ गुड्स। अभी आपकी मम्मी, ओके, आपकी मम्मी कौन है इस केस में? दैट इज इंपोर्टर। मतलब इंपोर्टर के आने तक गुड्स किसके कस्टडी में रहेंगे? कस्टोडियन के। कस्टोडियन इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इज पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। अब बाद में इंपोर्टर पिक्चर में आएगा। ठीक है, इधर तक अपना जो भी इंपोर्टेशन का प्रोसीजर है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इन चार्ज एंड कस्टम्स अथॉरिटीज, यहाँ तक खत्म हो। उसके बाद आएगा अपना इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या फाइल करेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। ओके, बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो फाइल करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने ये गुड्स इंपोर्ट किया है, मुझे ये गुड्स को क्लियर करने दो। ओके, देयर आर टू ऑप्शंस ऑफ क्लियरिंग। फर्स्ट वन इज क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, डायरेक्टली आप फैक्ट्री में लेके जाओ। सेकंड ऑप्शन इज डिपॉजिटिंग इट इनटू वेयरहाउस। उसके लिए अपने को इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। आई होप यू आर रिमेम्बरिंग। ओके, देन देन क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा? असेसमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सुनना ध्यान से। जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, ओके, तब आप क्या करते हो? आपके गुड्स का वैल्यू सेल्फ असेस करते हो, कस्टम्स ड्यूटी सेल्फ असेस करते हो। अब जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया है वो आप ऑफिसर को दोगे कि सर देखो, मैंने ये ड्यूटी का अमाउंट डिटरमाइन किया, ये मैंने पे किया। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं? बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पर कस्टम ड्यूटी जो पे किया है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, क्या वो सही है कि नहीं? तो अगर सही नहीं है तो ऑफिसर क्या करेगा? बिल ऑफ एंट्री को चेक करने के बाद रिटर्न करेगा। तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री रिटर्न किया। ओके, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करने के बाद, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करने के बाद जो भी डिफरेंशियल टैक्स है अपने को पेमेंट करना होगा। मान के चलो कि आपने प्रॉपरली असेस किया, बिल ऑफ एंट्री आ गया। बिल ऑफ एंट्री 4 कॉपी में फाइल होता है। ओके, फर्स्ट कॉपी कस्टम्स वाला रख लेता है, सेकंड कॉपी आपको देता है। ओके, आपको आपको क्यों देता है? कस्टोडियन को देने के लिए। थर्ड कॉपी आपका खुद का कॉपी होता है, एंड फोर्थ कॉपी इज सबमिटेड टू आरबीआई। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अपन डिटेल में आएगा प्रोसीजर। तो अभी मुझे सेकंड कॉपी किसके लिए मिला है? कस्टोडियन के लिए। ओके, अब क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से।
आप किसके पास गए? कस्टम ऑफिसर के पास। यू वेंट टू कस्टम ऑफिसर, यू टोल्ड दैट कि सर हमने ये गुड्स इंपोर्ट किया है, ये उसका बिल ऑफ एंट्री है, ये उसका कस्टम ड्यूटी पेमेंट हो चुका है, उसका चालान है, ओके। एंड अब आप मुझे एक काम करके दो, मुझे आप क्लियरेंस ऑर्डर दो। क्या दो? क्लियरेंस ऑर्डर। तो यहाँ पर जो कस्टम्स ऑफिसर है वो बिल ऑफ एंट्री को चेक करने के बाद क्लियरेंस ऑर्डर पास करता है। क्या पास करता है? क्लियरेंस ऑर्डर। उसको हम अलग नाम से जानते हैं, आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। अब जब आपके पास सेकेंड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री है एंड आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर है, ठीक है, तो अब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे कस्टोडियन के पास एंड बताओगे कि सर ये गुड्स मेरे हैं, मैंने इस गुड्स का बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर दिया है, एंड मेरे पास क्लियरेंस ऑर्डर भी है, तो प्लीज मुझे ये गुड्स दे दो। तो यहाँ पर कस्टोडियन गुड्स दे देगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर कस्टोडियन गुड्स दे देगा। अब कस्टोडियन से अगर कुछ गलतियां हुई, दैट इज पिलफरेज वगैरह, ओके, तो यहाँ पर कस्टोडियन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ऑल रिटर्न इन सेक्शन नंबर 45। ठीक है, अपन वो सब चेक करने वाले हैं। ओके, डोंट वरी, ये तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं सेक्शन का, मतलब प्रोसीजर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा? कस्टोडियन जो है वो क्या करेगा? डिलीवरी ऑर्डर इशू करेगा। बोला कि ये मैंने डिलीवरी दे दी, इसके ऊपर साइन करके दो। मैंने साइन करके दिया एंड मैं अपना गुड्स लेकर के चला गया। समझा क्या क्या हुआ? एक बार वापस से रफ में बता दो। पहले आईजीएम फाइल हुआ, फिर कस्टम्स पोर्ट पर गाड़ी आई, वेसल आया, वहां पर एंट्री इनवर्ड मिला। एंट्री इनवर्ड इज अ परमिशन फॉर अनलोडिंग, ओके। कस्टम एरिया में अनलोड हुआ। अनलोड होने के बाद गुड्स किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बना? कस्टोडियन का, ओके। तो कस्टोडियन ने उसको अपने पास रख दिया थोड़ी देर के लिए, ओके, जब तक इंपोर्टर नहीं आ जाता। इंपोर्टर आने के बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, कस्टम ऑफिसर को बताएगा कि सर ये देखो ये सब मैंने भरा हुआ है, एंड जो कस्टम ऑफिसर है वो क्या पास करेगा? आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर, ओके। आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर जब जैसे ही उसने पास किया, सेकंड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर, ये दोनों लेकर के इंपोर्टर कहाँ जाएगा? कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन के पास जाने के बाद वो क्या मांगेगा? सर मैंने सब कुछ पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, मेरे को मेरा गुड्स दो। तो कस्टोडियन विल रिलीज द गुड्स बाय इशूइंग डिलीवरी ऑर्डर। दैट्स इट। समझा? ये इंपोर्ट प्रोसीजर होता है। अब इसको सेक्शन वाइज अपन समझेंगे, एक एक सेक्शन वाइज, ओके। सेक्शन वाइज प्रोसीजर कहाँ पर दिया हुआ है अपन चेक करेंगे। तो अब आ जाओ आप लोग बुक में। सेक्शंस का फ्लो कुछ इस तरीके से है, मतलब ये सेक्शन नंबर वाइज है। सेक्शन नंबर 29, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, मतलब इस सेक्शन में मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या लिखा है, कि जब वेसल या एयरक्राफ्ट है वो स्पेसिफिक जगहों पर ही लैंड हो सकता है, विच आर अपॉइंटेड बाय सीबीआईसी, ओके। किधर भी लैंड नहीं करना है आपको, कस्टम्स पोर्ट पर या फिर कस्टम्स एयरपोर्ट पर या फिर लैंड कस्टम स्टेशन पर ही लैंड करना होगा। आप कहीं पर भी लैंड नहीं कर सकते। क्लियर है? अनलेस देयर आर सम वेदर कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन एटसेट्रा, अपन देखेंगे। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ मैनिफेस्ट, दैट इज अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, ओके। मतलब आपको आईजीएम फाइल करना होगा, अराइवल मैनिफेस्ट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल, एंड इन केस ऑफ व्हीकल इंपोर्ट रिपोर्ट। कब फाइल करना? टाइम लिमिट इसमें दिया हुआ है सेक्शन 30A। इसमें क्या दिया हुआ है? पैसेंजर का जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको देना पड़ेगा, ओके, नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 31 में क्या लिखा है? एंट्री इनवर्ड्स मिलने के बाद ही गुड्स का अनलोडिंग हो सकता है। सेक्शन 32 में क्या लिखा है? इंपोर्ट गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इन अराइवल मैनिफेस्ट। अगर आईजीएम में आपका कुछ गुड्स है ही नहीं लिखा हुआ, देन यू कैन नॉट अनलोड इट, ओके। नेक्स्ट इज अनलोडिंग एंड लोडिंग शैल बी एट अप्रूव्ड प्लेसेस। यहाँ पर लैंडिंग के बारे में सीखा हमने, vessel to be landed at approved places. Now we are learning that goods to be unloaded at approved places. वेसल को रुकाना है अप्रोप्रिएट जगह जगह पर, एंड उसको अनलोड भी करना है अप्रोप्रिएट जगह पर। ठीक है, कहीं पर भी ऐसे खाली नहीं कर देना है गुड्स। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन के अंडर ये होगा। ठीक है, जो भी होगा। देन रेस्ट्रिक्शंस बीइंग वाटरबोर्न, आगे देखेंगे कि अगर वेसल इतना बड़ा है कि वो आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, पोर्ट तक, देन इन दैट केस हम हमारे छोटे छोटे जहाज भेजेंगे, ओके, छोटे छोटा वेसल्स, बोट भेजेंगे, उसके अंदर गुड्स लेकर के आ जाएंगे, ओके। यहाँ पर बोट नोट के रेगुलेशंस वगैरह देखेंगे। देन अनलोडिंग संडेज को या फिर हॉलीडेज को नहीं हो सकता है।
देन पावर टू बोर्ड कन्वेंस, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 38 नॉट इंपॉर्टेंट। अगर ऑफिसर को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो वो पूछ सकता है, उसका आंसर अपने को देना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना इंपोर्ट प्रोसीजर हुआ। अब क्लियरेंस का प्रोसीजर, सेक्शन नंबर 45, 44 नहीं पढ़ रहा हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट। 45 कस्टोडियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 46 इज बिल ऑफ एंट्री सेक्शन। सेक्शन नंबर 47 इज क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन सेक्शन, ओके। सो देन सेक्शन नंबर 48, अगर आपने वेयर हाउस नहीं करवाया गुड्स को या फिर क्लियर भी नहीं करा 30 दिन तक, देन क्या होगा वो 48 में लिखा है, ओके। सेक्शन 49, आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, वेयर हाउसिंग भी नहीं किया एंड आप आए भी नहीं, तो कहां पर रखा जा सकता है, वो 49 में लिखा है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इंपोर्ट प्रोसीजर। बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अभी इंपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 29, पर्सन इन चार्ज नॉट टू लैंड एनीवेयर एक्सेप्ट डिस्टेंट लोकेशन। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में आना है आपको, ओके, तो आप गुजरात में लैंड नहीं कर सकते, ठीक है, जहां पर भी आपको डेस्टिनेशन दिया हुआ है वहीं पर आपको लैंड करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें, दिस सेक्शन प्रोवाइडेड पर्सन इन चार्ज carrying a person in charge of vessel or aircraft entering India from any place outside India shall not cause or permit the vessel or aircraft to call or land for first time after arrival in India or at any time while it is carrying passengers or cargo brought in the vessel or aircraft, okay, at any other place other than customs port or custom airport। मतलब कस्टम पोर्ट पर या तो फिर कस्टम एयरपोर्ट पर ही आपका लैंडिंग या फिर कॉलिंग हो सकता है। कॉलिंग मतलब वेसल के केस में, लैंडिंग मतलब एयर के केस में, क्लियर है। सो कहां पर होगा, कस्टम्स पोर्ट पर या फिर कस्टम्स एयरपोर्ट पर, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। लेकिन लेकिन अगर वेदर खराब हो गया, ओके, वेदर खराब हो गया, बाजू में एक आइलैंड है, मेरे को वहां पर रुकाना है, तो वहां पर मैं रुका सकता हूँ, प्रोवाइडेड मुझे नियरेस्ट कस्टम्स ऑफिस में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी कि भाई हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ठीक है। अगर आपने महाराष्ट्र में अगर आपको रुकाना था, आपने बीच में किधर तो रुका दिया, ओके, तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि आपका इंटेंशन वाज इलीगल। इलीगल मतलब इलीगली आप गुड्स इंपोर्ट करना चाह रहे थे, ऐसा माना जाएगा, ओके। इन केस ऑफ इमरजेंसी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, ओके, पुलिस ऑफिसर या तो फिर कस्टम ऑफिसर को बताओ क्या हो सकते हैं सर्कमस्टेंसेस। स्ट्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ था, किधर गया, हाँ, एक्सीडेंट, स्ट्रेस ऑफ वेदर, अनअवॉइडेबल कॉज टू कॉल और लैंड एट प्लेस अदर देन कस्टम्स पोर्ट, ठीक है, मतलब कस्टम पोर्ट पर रुकाना प्रॉपर नहीं था, इसके लिए मैंने ऐसा रुकाया, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। ये आपने सीख लिया। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके वेसल में पैसेंजर्स हैं तो पैसेंजर को गाड़ी में से, दैट इज वेसल में से उतारना नहीं, ओके। हाउएवर इफ इट इज फॉर सेफ्टी ग्राउंड्स, आप उन पैसेंजर्स को भी उतार सकते हो, बट दे शुड बी इन द विसिनिटी ऑफ द वेसल, ठीक है, वेसल के आजू बाजू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेसल से उतरा और कहीं पर भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 29 खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 30। सेक्शन 30 बोलता है कि आईजीएम फाइल करो। क्या फाइल करो, आईजीएम। आईजीएम कौन फाइल करता है, पर्सन इन चार्ज, ओके। अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन टू कस्टम्स अबाउट गुड्स इन द वेसल और एयरक्राफ्ट, ठीक है। मतलब वेसल में कौन से गुड्स आ रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन कस्टम्स को कैसे मालूम पड़ेगा, आईजीएम के थ्रू, ओके। डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ लैंड रूट, अगर लैंड रूट से गुड्स आ रहे हैं तो इंपोर्ट रिपोर्ट होगा वो, ओके। डिक्लेरेशन ऑफ सच कार्गो हैज टू बी मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, आईजीएम के प्रिस्क्राइब फॉर्म्स होंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट के टाइम पर क्या, एक्सपोर्ट के टाइम पर आपको एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट ये आपको फाइल करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपोर्ट के टाइम पर अपन देखेंगे। अब बात करेंगे टाइम लिमिट की, टाइम लिमिट की, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट। अगर आप वेसल में गुड्स लेके आ रहे हो, ठीक है, सो पर्सन इन चार्ज को कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना है, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, ओके। कब तक फाइल करना है, कब तक फाइल करना है, एनी टाइम प्रायर टू अराइवल ऑफ वेसल, एनी टाइम प्रायर टू अराइवल ऑफ वेसल, वेसल आने के पहले कभी भी फाइल करो, ओके। इलेक्ट्रॉनिकली होता है ई फाइलिंग, अगर कुछ कारणवश electronic filing is not possible, then in that case they can file manually, okay। एयरक्राफ्ट के केस में भी सेम है, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट एंड एट एनी टाइम बिफोर अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, ई फाइलिंग, ओके।
देन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हीकल। अगर गुड्स आपके व्हीकल से आ रहे हैं, लैंड रूट से आ रहे हैं, ठीक है, लैंड रूट से, सो लैंड रूट से जब आएंगे तब आपको फाइल करना होगा इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट रिपोर्ट तक कब तक फाइल करना है? आने के 12 घंटे के अंदर अंदर, दैट इज विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल इन कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन पहुंच गया, ओके। अब यहाँ से 12 घंटे, क्लियर है, यहाँ से 12 घंटे, 12 घंटे में आपको फाइल करना है, एंड दैट इज मैनुअल, मैनुअल फाइलिंग। इफ आईजीएम और आईआर इज नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, अगर टाइम पर नहीं दिया या फिर दिया ही नहीं, देन इन दैट केस जो पर्सन इंचार्ज है उसके ऊपर 50,000 तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है। बिलेटेड फाइलिंग ऑफ आईजीएम, ओके, अगर सफिशिएंट कॉज है तो आपके ऊपर बिल, मतलब आपको बिलेटेड आईजीएम फाइल करने मिलेगा। क्या आप आईजीएम को अमेंड कर सकते हो? हाँ, आप अमेंड कर सकते हो अगर वो फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं है, ओके, देयर इज नो फ्रॉडलेंट इंटेंशन एंड ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विथ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है, ओके, ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया एंड ये भी पता चला कि आप लोग का कोई फ्रॉड इंटेंशन नहीं था, देन इन दैट केस अमेंडमेंट इज पॉसिबल। सेक्शन 30 कंप्लीटेड। सेक्शन 30A कैपिटल है, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, मतलब जो पैसेंजर आ रहे हैं या फिर क्रू मेंबर आ रहे हैं उनका नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कौन आ रहा है, कितने साल का है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, एंड कहाँ पर उतरेगा ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। अगर ये नहीं करता है देन उसको 50,000 का पेनल्टी लग सकता है। किसको लगेगा? किसको लगेगा? पर्सन इंचार्ज को। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मीन्स द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय ऑपरेटर of any aircraft or vessel or vehicle or is authorized agent for each journey booked by or on behalf of any passenger, okay। तो जो भी फॉर एग्जांपल स्पाइस जेट आ रहा है दुबई से, तो यहाँ पर स्पाइस जेट को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 30A कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, सेक्शन नंबर 31, क्या लिखा है? इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंट्री इनवर्ट्स इज ग्रांटेड। मतलब एंट्री इनवर्ट जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप अनलोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। पर्सन इन चार्ज शुड नॉट गिव द परमिशन टू अनलोड द गुड्स अनलेस ही हैज एंट्री इनवर्ट्स विथ हिम। क्लियर है? पढ़ते एक बार। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट मास्टर ऑफ द वेसल, ठीक है, इसको अपन पर्सन इन चार्ज भी बोलते हैं, पर्सन इन चार्ज shall not permit the unloading of goods until an order has been given by proper officer granting entry notes। ठीक है, जब तक एंट्री नोट्स नहीं मिलेगा तब तक अनलोडिंग नहीं हो सकता है। एमसीक्यू के लिए आ सकता है, which is a document prescribed for unloading, so it is entry inwards। this is specified only for vessels, very important। entry inwards is only in case of vessel। एयरक्राफ्ट के केस में कोई एंट्री इनवर्ट नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? अब पानी से जब गुड्स आ रहे हैं तभी तो वो लेगा ना डॉक्यूमेंटेशन, क्या हवे से आ रहे हैं ऐसे और हवे में वो एंट्री इनवर्ट्स देगा क्या? नहीं। तो एंट्री इनवर्ट्स इज ओनली इन केस ऑफ वेसल एंड नॉट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल। पर्सन इन चार्ज हैज टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर एंट्री इनवर्ट एंड इंपोर्ट मैनिफेस्ट। ठीक है, आईजीएम फाइल करो, ओके। आईजीएम अगर आप फाइल करोगे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एंड एप्लीकेशन करोगे किसके लिए? कि मेरे को एंट्री इनवर्ट्स चाहिए, ओके, तो इन दिस केस आपको एंट्री इनवर्ट्स दिया जाएगा एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट अनलोडिंग। आगे पढ़ते हैं। An entry inward will be allowed, okay। The date of entry inward is entered in the customs record maintained for the purpose, very important। entry inward का डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि जो रेट ऑफ ड्यूटी है एंड टैरिफ वैल्यूएशन, ओके, उसके लिए अपन कौन सा डेट लेते हैं? बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। याद आया? ओके, तो दिस इज द डेट। तो यहाँ पर एंट्री इनवर्ड्स का जो डेट है जो अभी हम सीख रहे हैं दैट इज वेरी मच रिलेवेंट, ओके। एक्सपोर्ट के केस में ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट के केस पे अपन रेट ऑफ ड्यूटी या फिर टैरिफ वैल्यूएशन कौन से डॉक्यूमेंट के हिसाब से लेते हैं? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। कौन से डॉक्यूमेंट? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ओके। वी विल बी लर्निंग दिस इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Section 31(2) provides that entry inwards shall only be allowed when arrival manifest or import manifest has been delivered, obviously। जब आपको आईजीएम मिलेगा, ठीक है, अगर कस्टम ऑफिसर को आईजीएम आपने दिया ही नहीं तो आपको एंट्री इनवर्ड क्यों देगा? Okay. Grant of entry inwards is the acknowledgement of the fact that custom department is ready to supervise the unloading of cargo। कार्गो अनलोड होगा,
ठीक है, हम लोग देखने के लिए तैयार है, वी आर रेडी फॉर सुपरविजन। ठीक है, हम लोग देखेंगे आप लोग सही से अनलोड कर रहे हो क्या, जितना माल आईजीएम में लिखा है उतना ही अनलोड हो रहा है क्या, तो दैट इज कॉल्ड एज सुपरविजन। तो वो सुपरविजन के लिए हम लोग रेडी है, इज द प्रूफ। ठीक है, ग्रांट ऑफ एंट्री नोट इज द प्रूफ दैट वी आर रेडी फॉर सुपरविजन। आगे, इट इज नॉट गिवन इफ, ठीक है, आपको एंट्री नोट्स नहीं मिलेगा अगर, अगर देर इज नो बर्थ फॉर शिप टू डॉक, मतलब शिप को आने के लिए कोई जगह ही नहीं है, सब पूरा का पूरा मेरा पोर्ट जो है वो एकदम बिजी है। ओके, तो जब मेरा पोर्ट पूरा का पूरा बिजी होता है, तब आपको एंट्री इनवर्ड्स नहीं मिलेगा। एंट्री इनवर्ड्स तभी मिलेगा जब जगह होगा। ठीक है, सो सर अगर समझो कि जगह नहीं है, ओके, एंट्री इनवर्ड्स फाइल नहीं कर पाया मैं, एंड बाद में एंट्री इनवर्ड्स फाइल किया, बाद में रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ गया, तो क्या होगा, तो क्या एंट्री इनवर्ड्स का डेट मतलब लेटर वाला गिना जाएगा या फिर जो दिन मैं रेडी था वो गिना जाएगा? आंसर इज जो लेटर वाला होगा, दैट इज एक्चुअल डेट ऑफ एंट्री नोट्स वुड बी कंसीडर्ड, भले ही फिर आपको किसी भी कारणवश एंट्री नोट्स ना मिला हो। कस्टम सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल फॉर अदर रीजन, आज सबकी छुट्टी है, आज कोई भी अनलोडिंग नहीं होगा, तो आपको एंट्री नोट्स नहीं दिया जाएगा। ओके, आगे, ये मैंने बताया। एंट्री इनवर्ड्स इज नॉट एप्लीकेबल टू अनलोड, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आ सकता है इसमें से। ओके, एंट्री इनवर्ड्स कब नहीं चाहिए, किसको अनलोड करने के लिए एंट्री इनवर्ट्स की जरूरत नहीं है, क्या है वो चीजें, बैगेज। ओके, मतलब अगर आपका लगेज आ रहा है वेसल में, देन उसको उतारने के लिए एंट्री इनवर्ट्स की जरूरत नहीं। मेंबर ऑफ अ क्रू, ठीक है, मतलब जो भी क्रू मेंबर है वो तो उतर ही सकता है ना, सो मेंबर ऑफ द क्रू उतर सकता है ऑब्वियसली। अगर आईजीएम मेरे को सबमिट करना है तो किसी मेंबर को उतरना पड़ेगा ना, तो अगर मेंबर को उतरने से ही ना बोल दिया कि कोई एक भी जन नहीं उतरेगा और आईजीएम चाहिए मेरे को, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ द क्रू को एक्सेप्शन दिया है। मेल बैग्स, मेल बैग्स मतलब, मेल बैग्स मीन्स अपना पोस्टल कुरियर जो होता है ना, मान के चलो आपके लिए किसी ने प्रेम पत्र भेजा है, कहाँ से, यूएस से, ओके, तो वो मेल बैग में होगा, या फिर उसने आपके वो प्रेम पत्र के साथ साथ एक गिफ्ट भेजा है, तो दैट गिफ्ट सेंड थ्रू पोस्टल मोड इज कॉल्ड एज मेल बैग्स, वो मेल बैग्स के फॉर्म में कस्टम अथॉरिटी के पास होगा, तो उसको आप उतार सकते हो विदाउट एंट्री इनवर्ट्स। एनिमल्स, ओके, मतलब डॉग्स, शिप्स, वो सब आते हैं, तो अगर वो लोग आ रहे हैं तो एंट्री इनवर्ट्स के बिना भी वो लोग अनलोड हो सकते हैं, नहीं तो पता चला कि वॉशरूम वो लोगों ने बोट में ही कर लिया। ओके, सो इन लोगों को उतारा जा सकता है, ठीक है, वो लोग आ सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जिसका शेल्फ लाइफ 2-4 दिन है, 5 दिन है, खराब होने ही वाला है, ओके, तो ऐसे गुड्स को वो लोग उतार सकते हैं। नेक्स्ट इज हजार्डस गुड्स, कुछ केमिकल्स वगैरह ला रहे हो आप लोग, ठीक है, तो अगर ये शिप में ज्यादा टाइम रहेंगे तो नुकसान हो सकता है, देयर कैन बी एनी डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। ओके, तो इन लोगों को, मतलब इन चीजों को या फिर इन एनिमल्स को वगैरह वगैरह, ओके, जो भी लिखा हुआ है, दे ऑल कैन बी अनलोडेड विदाउट एंट्री इनवर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 32, imported goods should not be imported goods not to be unloaded unless mentioned in arrival manifest। ओके, अगर आपके आईजीएम में वो गुड्स है ही नहीं तो आप उसको उतार नहीं सकते। नेक्स्ट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग एट अप्रूव्ड प्लेसेस ओनली, जो कस्टम पोर्ट होता है ना, कस्टम पोर्ट, उस पर कुछ कस्टम एरिया होती है, ओके, कस्टम एरिया में भी वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर ही गुड्स उतारे जाएंगे, ठीक है, दिस इज द लोकेशन वेयर गुड्स हैज टू बी अनलोडेड, तो उसी जगह पर आपको अनलोडिंग करनी होगी। इज दैट क्लियर? आगे, गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड और लोडेड एक्सेप्ट सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन के बिना, कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन के बिना गुड्स का अनलोडिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। हाउएवर, अगर आपको स्पेशल परमिशन या तो फिर जनरल परमिशन मिला है, जनरल परमिशन मतलब मान के चलो कि से बुक्स इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे ऑफिसर तो इतने पढ़े लिखे नहीं, ओके, तो एक काम करते हैं, लेट अस गिव जनरल परमिशन टू अनलोड बुक्स विदाउट सुपरविजन। नंदना एंट्री नंबर तो लगेगा, पर सुपरविजन अगर ऑफिसर ऐसा खड़ा है तो ही अनलोड करना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, तो उसके लिए क्या किया, जनरल परमिशन दिया, किसके लिए, बुक्स के लिए, मतलब बुक्स अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो विदाउट विदाउट सुपरविजन अनलोड हो सकता है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड जनरल परमिशन। हम लोग को वैसे भी पढ़ाई करना आता नहीं है, ठीक है, पढ़ाई लिखा तो आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बुक्स पढ़ के, बुक्स देख के क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो इसको जनरल परमिशन दें। स्पेशल परमिशन, ठीक है, स्पेशल परमिशन मतलब
मान के चलो कि कोई एक स्टेटस होल्डर इंपोर्टर है, ओके, तो वो बोलता है कि ये बंदा अगर इंपोर्ट करेगा तो हम इसको जाने देंगे, ठीक है, विदाउट सुपरविजन इसका गुड्स जा सकता है। सो स्पेशल परमिशन होगा या फिर जनरल परमिशन होगा, देन इन दैट केस आपका गुड्स को विदाउट सुपरविजन अनलोडिंग हो सकता है। आगे, अब इसमें और एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं कोविड के टाइम का। अगर मान के चलो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह जैसे रेमडेसिविर ये सब आ रहा है, तो यहाँ पर अगर सुपरविजन करते करते वो बोलेगा कि 4 रेमडेसिविर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ठीक है, ये बरोबर से पैकिंग नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ ह्यूमन हो सकता है, तो यहाँ पर एक जनरल परमिशन दी जाती है ऐसे केसेस में। ओके, रेस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स बीइंग वाटरबोर्न। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर अपना वेसल जो आया है दुबई से, ओके, दुबई से जो वेसल आया है उसको जगह नहीं मिल रही है, पोर्ट पर जगह ही नहीं, पूरा पोर्ट मेरा बिजी है, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द गुड्स आर इंपोर्टेड बाय पोर्ट। ओके, सो पोर्ट मेरा बहुत बिजी है, ठीक है, पोर्ट में तो जगह ही नहीं आने की, छोटी सी जगह बची हुई है, उसमें आपका बड़ा सा वेसल तो आ ही नहीं सकता है। अब क्या करेंगे? अब हम वेसल को तो रुका नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बोट्स भेजते हैं, ठीक है। सो दिस बोट्स आर सेंट टू योर वेसल, ओके, आपके वेसल तक भेजेंगे, वहां से गुड्स बोट में डालेंगे, ओके, विच वुड बी सपोर्टेड बाय बोट नोट्स, ओके, तो बोट नोट होगा कितना कितना गुड्स डाला अंदर, ओके, एंड देन बोट नोट आएगी, सॉरी, बोट आएगी, बोट नोट क्या आएगी, बोट नोट के साथ साथ बोट आएगी। इज दैट क्लियर? ये वही लिखा है यहाँ पर, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस like size of the vessel, hazardous nature of cargo, vessel cannot be berthed at the port, the cargo is फेरी जो होती है ना, फेरी बोट, फेरीड फ्रॉम और टू शिप एंकर्ड एट मिड सी, मतलब बीच में तक लेके आएंगे, टू द पोर्ट्स इन बोट्स, मतलब बोट्स में लेके आएंगे, ओके, अदरवाइज नोन एज लाइटर्स। तो लाइटरेज जो चार्ज अपन वैल्यूएशन में देखते हैं ना, वो यहाँ से आता है। तो जो छोटा छोटा बोट जाता है एंड जो चार्जेस हम लगाते मतलब इनकर करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन दैट बोट्स इज कॉल्ड एज लाइटरेज। सेक्शन 35 of the Customs Act stipulates that no imported goods shall be waterborne. कोई भी imported goods waterborne नहीं होने चाहिए, okay, for being loaded in the vessel, and no export goods which are not accompanied by shipping bill shall be waterborne. मतलब बीच में से कोई भी गुड्स ऐसे नहीं आ सकते अगर शिपिंग बिल नहीं है तो। क्लियर? एंड बोट नोट होना चाहिए अगर आप इंपोर्ट के टाइम पर शिप से लेके आ रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है बोट नोट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। सो इंपोर्ट के टाइम पर देखो, एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। मान के चलो आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये दुबई है, दुबई से इंडिया में गुड्स आ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर मिड वे पर, ठीक है, पोर्ट के नजदीकी जगह पर अपना शिप पहुंच गया, यहाँ पर पूरा का पूरा पोर्ट फुल है, ओके, सिर्फ मान के चलो इतना सा जगह बाकी, और अपना पोर्ट, अपना वेसल तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 4 बार भेजेंगे। तो जब ये अपना यहाँ पर जा रहा है, ओके, सो दिस मूवमेंट शुड बी अकम्पनीड विद बोट नोट। इज दैट क्लियर? ये बोट नोट होना चाहिए। एंड अगर एक्सपोर्ट का केस है, मतलब मेरा वेसल यहाँ पर खड़ा है फॉरेन गोइंग, ठीक है, मेरे को यहाँ से गुड्स भेजना है, ओके, तो यहाँ से जब मैं गुड्स भेजूंगा एक्सपोर्ट के लिए, ये यहाँ पर जाने वाला, तो यहाँ पर जब मैं भेज रहा हूँ तब मेरे पास क्या होना चाहिए, शिपिंग बिल होना चाहिए कि ये गुड्स जा रहे हैं इस बोट के अंदर, ओके, नॉर्मल शिपिंग बिल अपना जो होता है वो फाइल करेंगे अपन, एंड देन ओनली दिस बोट्स कैन बी यूज्ड। क्लियर? जा सकता है। आगे, बोट नोट्स के रेगुलेशन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अदर कंट्रोल्स, गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड ऑन संडेज और हॉलीडेज, ठीक है, संडे के दिन पे या फिर हॉलीडे के दिन पर कोई अनलोडिंग नहीं होगा। प्रॉपर ऑफिसर टू बी ऑन कन्वेंस, जब तक वो चाहे तब तक वो रह सकता है कन्वेंस के ऊपर। पर्सन इन चार्ज वुड बी आंसरेबल टू पीओ। आईजीएम में लिखा 10 गुड्स, ओके, पर आईजीएम में लिखा हुआ चीज मतलब है ही नहीं, ठीक है, गाड़ी में ही नहीं, तो कहाँ गए? तो यहाँ पर पर्सन इन चार्ज को जवाब देना पड़ेगा पीओ को, ठीक है, कहाँ पर गए? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो गुड्स इंपोर्टेड हो चुके हैं, मतलब कस्टम्स एरिया में आ चुके, अब उसका क्लियरेंस किस तरीके से होगा, ये पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन नंबर 45, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 45 क्या बोलता है, मैं ब्रॉडली बोल देता हूँ। अगर पिल्फरेज हुआ, पिल्फरेज मतलब चोरी, छोटी मोटी चोरियां, पेटी थेफ्ट्स। सो पेटी थेफ्ट जब होती हैं तब उसकी जो लायबिलिटी है वो किसकी होती है? कस्टोडियन की। किसकी? कस्टोडियन की। ओके, सो कस्टोडियन से ये ड्यूटी डिपार्टमेंट रिकवर करता है। कौन से रेट से करेगा ये अपन इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखेंगे, ओके।
कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके गुड्स को संभाल के रखे जब तक आप नहीं आ जाते, ठीक है। एक बार रीड करते हैं फॉर्मली। Once the goods have entered the customs area, there arises the question of who is responsible. Obviously कि customs area में तो goods आ गए, अब क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं. Port Trust Authority is the is the custodian for almost all the major ports in India. Port Trust Authority. This section requires that until the goods are imported, until the until the imported goods are cleared for home consumption or are warehoused or are exported for transshipment. ठीक है, क्या क्या बोला? गुड्स जब तक क्लियर नहीं हो जाते होम कंजम्पशन के लिए, या तो फिर वेयरहाउस में डिपॉजिटिंग के लिए कस्टम्स एरिया से चले नहीं जाते, और ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट मतलब मान के चलो कि विशाखापट्टनम से मुंबई है, मुंबई से जाने वाले दुबई, तो यहाँ पर मुंबई तक जो गुड्स आए हैं, ओके, तो वो गुड्स का जिम्मेदारी किसका होगा? वो गुड्स का जिम्मेदारी होगा कस्टोडियन का। पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल शायद एक्सपोर्टेड का लिया, और आर एक्सपोर्टेड फॉर ट्रांसशिपमेंट, इंपोर्ट के टाइम पर भी चलेगा, ठीक है। इंपोर्ट के टाइम पर भी जिम्मेदारी किसका होगा? कस्टोडियन का। They shall remain in the custody of such person as may be approved by PC or CC, मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो इन लोग अपॉइंट करेंगे कस्टोडियंस, दैट इज पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। आगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन कमेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट द मोमेंट ship is berthed in the harbor or the goods are ready for unloading. गुड्स अनलोडिंग जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। इन मेजर पोर्ट्स पीटीए इज द कस्टोडियन, ठीक है। इन इनलैंड कंटेनर डेपो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ओके। इन इंडिया देयर आर ओनली फ्यू कस्टम्स पोर्ट, ओके। तो क्या हर इंपोर्टर को कस्टम्स पोर्ट पर ही जाना पड़ेगा क्लियरेंस के लिए? नहीं। कस्टम्स पोर्ट से गुड्स इनलैंड कंटेनर डेपो तक आएंगे, मतलब आपके एरिया में जो नियरेस्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, से रायगढ़, ओके। अब रायगढ़ मान के चलो कि एक अंदर का एरिया, अब यहाँ पर नावा शेवा पोर्ट है, दिस इज अ कस्टम्स पोर्ट, ओके। अब रायगढ़ वाले को हर बार नावा शेवा पोर्ट जाना चाहिए क्या गुड्स क्लियरेंस के लिए? नहीं। तो रायगढ़ में मान के चलो एक इनलैंड कंटेनर डेपो है, तो यहाँ पर इनलैंड कंटेनर डेपो में गुड्स आ जाएंगे, ओके। तो नावा शेवा पोर्ट से गुड्स कहाँ आएंगे? इनलैंड कंटेनर डेपो में। इज दैट क्लियर? ओके। सो इनलैंड कंटेनर डेपो में कौन कस्टोडियन होगा? आंसर इज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। which operates container freight station is the custodian of imported cargo, ठीक है। in case of air cargo, airport authority of India is the custodian। अगर आप प्लेन से गुड्स मंगवा रहे हो, ठीक है, then in that case who is the custodian? airport authority of India, क्लियर है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देखो, ड्यूरिंग द टाइम द गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन दे हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करते हैं अभी। प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कि मेरे पास क्या क्या गुड्स है, स्टॉक रखना है, एंड उन गुड्स को जाने नहीं देना है अनलेस इट इज परमिटेड, ओके। परमिशन नहीं है तब तक गुड्स को आपके आपके ताबे में ही रखना है, आपके कस्टडी में ही होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ कस्टोडियंस, दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग, मैंने क्या बोला था? अनलोडिंग स्टार्ट हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन चालू हो गया। सो अनलोड हो चुके, okay, and while they are in the custody of custodian, such custodian shall be liable to pay duty on such goods। ये ड्यूटी किसको पे करेगा? ये ड्यूटी किसको पे करेगा बताओ? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पिल्फरेज का रेमिशन देना पड़ेगा इंपोर्टर को, बट गवर्नमेंट वुड सेफगार्ड इट्स रेवेन्यू by collecting it from custodian। Therefore, in respect of pilfered goods covered by section 13, the loss of revenue is compensated by custodian। The duty, very important point, सबसे important point है ये पॉइंट। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो मतलब सेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो गया, ऐसा समझना, ठीक है। द ड्यूटी शैल बी पेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ आईजीएम और अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, ठीक है, एज द केस में। मतलब जो दिन पर्सन इन चार्ज ने आईजीएम फाइल किया या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल किया या अराइवल मैनिफेस्ट फाइल किया, उस दिन पर जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा उस गुड्स का, that rate of duty would be applicable while payment of duty by custodian to government।
मान के चलो कि कुछ चोरी हो गई, ठीक है, समझो 100 यूनिट मंगाए थे, 10 यूनिट चोरी हो गए, तो 10 यूनिट का जो ड्यूटी है वो किसको पे करना है? कस्टोडियन को। कौन से रेट पे करना है? जो दिन उस 100 यूनिट का जो आईजीएम फाइल हुआ था, दैट पर्टिकुलर डेट वुड बी द रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री नोट रिचोरीज लेटर, ये किसके लिए? इंपोर्टर के लिए। पर कस्टोडियन के लिए आईजीएम फाइलिंग डेट। This provision is intended to make custodian of goods lying in customs area liable for duty for pilferage when they are in its custody. ठीक है। Next is very important section number 46, filing of bill of entry. Bill of entry क्या होता है? गुड्स कस्टम्स एरिया में पड़े कस्टोडियन के पास। अब मुझे गुड्स चाहिए, मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे गुड्स चाहिए, तो यहाँ पर मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। किस लिए? मेरे को गुड्स को क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। सो फॉर क्लियरेंस फर्स्ट स्टेप इज फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री में हम क्या करते हैं? ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं, अपना असेसेबल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी, जो भी कस्टम ड्यूटी होगा वो पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे एंड प्रॉपर ऑफिसर के पास वो बिल ऑफ एंट्री को लेके जाएंगे। बिल ऑफ एंट्री नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट। देखो, ट्रांसशिपमेंट के लिए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट होता है, ट्रांजिट के लिए बिल ऑफ एंट्री नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट जब मैं पार्ट नंबर 3 सिखाऊंगा तब अपन देखेंगे। ई एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस इज बिल ऑफ एंट्री। मेरे को क्लियरेंस करवाना है, उसके लिए मैं ई एप्लीकेशन करूंगा, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। ओके। अब बिल ऑफ एंट्री जब मैं फाइल करूंगा तब मैं खुद सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर डिटरमाइन करता हूँ मेरा ड्यूटी कितना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ देन क्या करूंगा मैं? प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन नंबर 18। ओके, सेक्शन नंबर 17 सेल्फ असेसमेंट। अब यहाँ पर सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एंट्री जब मैंने फाइल किया, क्या किया? सेल्फ असेस किया। अगर ऑफिसर को लगता है कि ये ड्यूटी ज्यादा होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑफिसर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, मतलब वो आपको देगा, बिल ऑफ एंट्री को रिटर्न करके देगा। फिर भी आप नहीं मानते हो तो वो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। अगर आपको सच में नहीं लगता कि नहीं भरना चाहिए तो फिर आप आगे देखो, उस ऑर्डर के सामने अपील करो, जो भी करना है करो। तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। ओके। जब असेसमेंट हुआ, बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ असेसमेंट व्हेन असेस्ड असेस्ड ड्यूटी बिकम्स, क्या लिखा है, एंड व्हेन असेस्ड बिकम्स असेसमेंट ऑर्डर। मतलब इसको भूल जाओ, सुनो यहाँ पर क्या लिखा है। अगर बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल किया, मतलब मैंने अग्री किया कि मैं इतना ड्यूटी पे कर। अगर ऑफिसर ना खुश है कि भाई इतना ड्यूटी नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ऑफिसर अपने को रिटर्न करेगा, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करेगा, लिख के देगा कि ये रीजंस है। ओके, मतलब ये बिल ऑफ एंट्री पे इतना टैक्स नहीं आना चाहिए और ज्यादा आना चाहिए। तो इसमें अगर मैं एग्री हूँ तो मैं पे कर दूंगा, एग्री नहीं हूँ देन इन दैट केस वो क्या पास करेगा? स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 डेज। ओके। सो यहाँ पर रीअसेसमेंट का प्रोविजन ट्रिगर होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मैनुअल बिल ऑफ एंट्री। नॉर्मली तो है इलेक्ट्रॉनिक, ओके, पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वाज नॉट फिजिबल देन इन दैट केस मैनुअल बिल ऑफ एंट्री भी फाइल की जा सकती है। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, कितने टाइप्स की बिल ऑफ एंट्रीज है? फर्स्ट वन, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर होता है होम कंजम्पशन, डायरेक्टली आप फैक्ट्री लेके जा रहे हो, वेयर हाउस में नहीं डाल रहे हो, डायरेक्टली फैक्ट्री, उसके लिए व्हाइट कलर। ओके। येलो कलर इज फॉर वेयर हाउसिंग, इनटू वन बिल ऑफ एंट्री हम जिसको कहते हैं फॉर्म नंबर 2 में फाइल होता है। ग्रीन, ग्रीन किसके लिए? फॉर क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये सेक्शन 46 का पार्ट है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 68। ओके, आगे। व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इट इज इन 4 कॉपीज। मैंने आप लोग को चारों कॉपी के बारे में बता दिया। ओके। फर्स्ट कॉपी इज फॉर ओरिजिनल, मतलब कस्टम अथॉरिटी रखेंगे। सेकंड कॉपी अपन किसको देंगे बिल ऑफ एंट्री का? कस्टोडियन को। थर्ड कॉपी अपन खुद रखेंगे। चौथा कॉपी बैंक को देंगे फॉर दैट रेमिटेंस पर्पस, फेमा के लिए। ओके। सेकंड कॉपी के साथ अपने को क्या लेके जाना पड़ेगा? क्लियरेंस ऑर्डर। ओके, किसके पास लेके जाना पड़ेगा ये दोनों चीजें? कस्टोडियन के पास, तो ही कस्टोडियन अपना गुड्स अपने को देगा। आगे, importer is required to declare bill of and declare in bill of entry amongst other things the particulars of package, description, terms, etc. मतलब जो भी क्वांटिटी आ रही है, कितना ड्यूटी है, क्या रेट है, कितना केजी है, सब कुछ अपने को देना पड़ेगा बिल ऑफ एंट्री में। एंड नीचे अपने को साइन करना पड़ेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है ओटीपी वगैरह से, दैट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेशन। द इम्पोर्टर who presents bill of entry shall ensure accuracy, authenticity and compliance। मतलब जो भी imported goods आ रहा है प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 100 गुड्स आ रहा है आपने गलती से 99 लिख दिया, नहीं, इट शुड बी एक्यूरेट, इट मींस 100 मतलब 100। ऑथेंटिसिटी, मतलब जो इंपोर्ट मैं कर रहा हूँ बस वही इंपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लिख दिया मोबाइल आ रहा है एंड लेके आया से एसी,
ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑथेंटिक। कंप्लायंस एकदम प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए, जो रेट ऑफ ड्यूटी आपके टैरिफ में है, शेड्यूल में, वही होना चाहिए। ओके। इंपोर्टर अनेबल टू फर्निश डिटेल्स, अगर आप क्लियरेंस के लिए नहीं जा पाए कोई भी कारणवश, ठीक है, सो इन दिस केस आपके गुड्स जो है वो पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस में डिपॉजिट किए जाएंगे। ठीक है, 30 दिन तक वो लोग रखते हैं। ओके। अगर 30 दिन में आप आते हो तो ठीक है, अगर 30 दिन में नहीं आते हो देन वो लोग सेल ऑफ कर सकते हैं आपको एक नोटिस दे करके। हाउएवर हजार्डस गुड्स कैन बी सोल्ड ऑफ विद इन 30 days। ओके। अब ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? कस्टम एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसके एक्ट की बात कर रहा हूँ? अगर आप आए नहीं टाइम पर, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, टाइम पे आपको आना है, व्हाट इज द टाइम अपन देखेंगे। अगर आप टाइम पे नहीं आए देन ये जो गुड्स है आपके वो कहाँ जाएंगे? पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस। इसको हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग। मतलब आपने उसको वेयरहाउस भी नहीं रखा, ठीक है, मतलब आपका इंटेंशन नहीं है कि इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, फिर भी वो गुड्स को थोड़ी देर के लिए वेयरहाउस में रखा गया, उसको हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग। मतलब मेरे को वेयरहाउसिंग का जो चैप्टर है वो नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? मेरे को नॉर्मल जो चैप्टर है वही लगेगा। सेक्शन 48 49 में बातें आएंगी इसकी। आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एंट्री शैल इंक्लूड ऑल द गुड्स मेंशन्ड इन बिल ऑफ lading और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ lading क्या होता है? बिल ऑफ lading अपने को सप्लायर देता है, ठीक है, क्या देता है? लिख करके कि ये गुड्स मैंने कस्टम डिपार्टमेंट को दिया है मेरे कंट्री से। ओके। उसके ऊपर उधर के कस्टम अथॉरिटी का स्टैंप होगा कि ये गुड्स आपको आने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ lading में बताऊंगा मेरे इधर कि देखो ये गुड्स मेरे एक्सपोर्टर ने भेजे, वहां की कस्टम अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, तो मेरे को ये गुड्स आने दो। ठीक है, तो जितना गुड्स बिल ऑफ lading पे लिखा है उतना ही बिल ऑफ एंट्री पे होना चाहिए, एंड उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर आपको अनलोडिंग करने मतलब लेके जाने मिलेगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना है? ओके। आंसर इज गुड्स आने के अगले दिन तक, नॉर्मली गुड्स आने के अगले दिन तक। ओके। एंड एडवांस बिल ऑफ एंट्री इज पॉसिबल, एडवांस बिल ऑफ एंट्री इज पॉसिबल बट नॉट प्रायर देन 30 days। ओके। मतलब मेरा वेसल आने को 30 दिन से ज्यादा बाकी है तो मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर सकता। अगर मैंने फाइल कर दिया दैट वुड बी इनवैलिड, एंड जब आ जाएगा तब मुझे वापस से फाइल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मली नेक्स्ट डे आफ्टर अराइवल ऑफ वेसल, आज अगर मेरा वेसल आया है तो अगले दिन तक फाइल करना है, अगर अगला दिन हॉलीडे तो उसके नेक्स्ट डे तक, एंड सो ऑन। ओके। however where bill of entry is not presented and sufficient cause is shown then एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके। एंड लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस जो होता है वो कितना होता है वो सुनो। बिल ऑफ एंट्री अगर आपने टाइम पर फाइल नहीं किया तो क्या चार्जेस है? अगर आप लोग ड्यूटीएबल गुड्स मंगाते हो, ठीक है, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करना है, देन इन दैट केस 5000 पर डे फॉर इनिशियल 3 days। ठीक है, पहले 3 दिन के लिए 5000 रुपया, उसके बाद से 10,000 रुपीज पर डे। बट दिस टोटल बिल ऑफ एंट्री का लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस शुड नॉट एक्सीड द ड्यूटी पेएबल ऑन सच गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एग्जाम गुड्स मंगाते हैं अपन, ओके, तो सेम 5000 पर डे फॉर इनिशियल 3 days एंड 10,000 पर डे देयर आफ्टर। बट टोटल लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस इन केस ऑफ एग्जाम गुड्स शैल नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर अपर कैप क्या है? ड्यूटी अमाउंट। यहाँ पर अपर कैप क्या है? 50,000 रुपीज। याद रहेगा? वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर आपको पेमेंट करना है, ओके, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो? लेजर के थ्रू। जैसे जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, वैसे यहाँ पर 2 लेजर होता है। ठीक है, कौन से 2 लेजर? एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ओके, दूसरा अभी नया निकाला है दैट इज क्रेडिट लेजर, मतलब अपना जो स्क्रिप होता है ना वो। तो वो भी अपन पढ़ते हैं अपन। चलो। A new system to leverage imports automation is enabled in custom clearance. Okay. Advance deposit, which would enable payment of duties, taxes, fee, interest, and penalty through electronic cash ledger. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पहला डिपॉजिट कर दो, एंड देन आप लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पर चालान बनाओ, एंड उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपॉजिट बाय पर्सन, ठीक है, आप अगर पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रिएट हो जाएगा। ओके। यूजेज ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो पैसा है वो आप ड्यूटी पेमेंट के सामने यूज कर सकते हो। अगर बच गया बैलेंस तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हो। ओके। और अगर आपको एग्जेम्पशन है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं, तो आपको गवर्नमेंट दैट इज सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको एग्जेम्पशंस इस रिगार्ड में दे सकता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट लेजर दैट इज कॉल्ड एज लेजर ऑफ ड्यूटी क्रेडिट।
मान के चलो कि आपके पास कुछ MAIS स्क्रिप्ट है, SEIS स्क्रिप्ट है, तो जो भी वो स्क्रिप्ट का वैल्यू होगा दैट वुड बी क्रेडिटेड टू लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। सो देखो एक बात समझो, जो आपके पास MAIS या फिर SEIS का बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स आप लोग किस लिए यूज कर सकते हो? फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ओके, तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी के लिए मुझे ये बेनिफिट्स को यूज करना है। सो इसका जो भी बेनिफिट होगा ये कहां पर जाके क्रिएट हो जाएगा? लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। अब जब भी मुझे पे करना है कस्टम ड्यूटी, आई विल यूज दिस पर्टिकुलर बेनिफिट्स। क्लियर? वही लिखा है यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द मैनर इन विच इट शैल इशू ड्यूटी क्रेडिट वाइड नोटिफिकेशन इशूड इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, मेंटेन्ड इन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक है, जो कस्टम्स का जो पोर्टल है आइस गेट, उसके ऊपर मेंटेन किया जाएगा। ओके, ड्यूटी क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में बी यूज्ड बाय पर्सन टू हुम इट इज इशूड। जिसको ये ड्यूटी अपना स्क्रिप्ट इशू हुआ है वही उसको यूज कर सकता है टुवर्ड्स मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटीज पेबल अंडर कस्टम्स एक्ट। ड्यूटी क्रेडिट लेजर will enable credit in lieu of duty remission to be given in respect of exports or such other benefits in electronic form for its usage or transfer। मतलब आप अगर इसको बेचोगे तो आपका ड्यूटी क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लियरेंस ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 47। क्या आ रहा है अभी सेक्शन नंबर 47? दिस इज द प्रोबेबली लास्ट, सेकंड लास्ट प्रोविजन। ओके, बहुत बड़ा था ना इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट छोटा है। अब यहां पर सुनना, ऑफिसर आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर इशू करता है, उसके रिलेटेड ये प्रोविजंस है। ठीक है, अब कैसे इशू करेगा, क्या उसको चेक करना है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ। तो जो कस्टम ऑफिसर है, कस्टम अथॉरिटीज, वो क्या चेक करती है कि आपके गुड्स प्रोहिबिटेड तो नहीं है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बनती है तो आपने पे किया क्या, कोई चार्जेस अगर पेएबल है, डिमरेज चार्जेस या फिर लाइटरेज चार्जेस, बार चार्जेस, या फिर वेयर हाउस में एक्स्ट्रा टाइम पड़ा हुआ था उसका चार्जेस, सो ऑल सच चार्जेस हैव बीन पेड और नॉट। तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। अगर ये सारी चीजें ओके हैं, देन इन दैट केस customs authorities would prepare an order permitting clearance of goods for home consumption। आप लेके जाओ, ऐसा एक ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना है नॉर्मल केस में। हाउएवर देयर इज सम डेफर्ड पेमेंट रूल, उसको हम बोलते हैं कि क्लियर फर्स्ट पे लेटर। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर फर्स्ट पे लेटर स्कीम। मतलब पहले आप क्लियर करवा लो एंड देन आप लोग पेमेंट करना ड्यूटी का। वो किसके लिए? स्पेसिफिक लोगों के लिए। उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, AEO बोलते हैं, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ठीक है, इन लोगों के लिए डेफर्ड पेमेंट स्कीम है। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट रूल्स है। वो रूल्स में क्या लिखा हुआ अपन देखेंगे। अब ये वाला प्रोसेस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। ओके, जब कस्टम्स ऑथोरिटीज पास आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ गुड्स ये बना लिया। इसके साथ साथ आपको सेकंड बिल ऑफ एंट्री का जो कॉपी है, ठीक है, डुप्लीकेट, ये दोनों चीजें कहां पर लेकर जानी है? कस्टोडियन के पास। ठीक है, देन कस्टोडियन वुड इशू डिलीवरी ऑर्डर एंड यू विल टेक डिलीवरी ऑफ योर गुड्स। ओके, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने सेल्फ असेस करी है उसको पेमेंट कब तक करना है? ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते करते आप, मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पर आपको जो भी कस्टम ड्यूटी है वो पे करनी है। ओके, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर। बिल ऑफ एंट्री जब हम फाइल करते हैं ना, वहां पर आपके चलान के डिटेल्स डालने का जगह रहता है, तो वहां पर आपको डालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विद इन 1 डे फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। मतलब मान के चलो आपने ड्यूटी असेस की 100 रुपये, प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि नहीं 110, तो जो 10 रुपया है वो आपको कब तक पे करना है? विद इन 1 डे फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न टू हिम बाय प्रॉपर ऑफिसर। बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करता है, रिटर्न मतलब वापस से देता है कि 10 रुपया और लेके आओ। सो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा मांगा है वो कब तक पे करना है? विद इन 1 डे, आफ्टर विच, मतलब जब भी समझो मैं ऑफिसर हूँ, मैंने आपको दिया आपका बिल ऑफ एंट्री, आपको जब भी दिया मैंने उसके अगले दिन तक आपको क्या करना है? जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है वो पेमेंट करना है। ओके, इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो भी ड्यू डेट्स है उसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना है। एंड अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% से लेकर के 36% तक। ओके, अब अपन बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट रूल्स। डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016, ये सर्कुलर है। ओके, अब डेफर्ड पेमेंट जो है वो कौन कौन अवेल कर सकता है? ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। ठीक है, वो क्लास ऑफ इंपोर्टर्स स्पेसिफाइड है। ओके, अब उनको पेमेंट कब तक करनी है? ठीक है, उनको पेमेंट कब तक करनी है? आंसर इज, अगर आपका बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुआ है
फर्स्ट से लेकर के 15 तक, मतलब आज क्या तारीख है, 18 तारीख है, सो 18 है तो फिर वो यहाँ पर फॉलो होगा। अगर 15 तक है, मतलब मान के चलो 14 नवंबर को इंपोर्ट किया, ठीक है, तो 14 नवंबर को अगर आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करके दिया है ऑफिसर ने, तो ये जो बिल ऑफ एंट्री है, ओके, उसके ऊपर जो ड्यूटी बनती है, जो गुड्स आ रहे हैं, दैट ड्यूटी हैज टू बी पेड बाय 16th ऑफ दैट मंथ। मतलब अगले 2 दिन में पेमेंट कर देना, समझ में आई बात। अगर 1 नवंबर को आया तो भी 16 नवंबर। इज दैट क्लियर? 2 नवंबर को आया तो भी 16 नवंबर। कब तक? 15 नवंबर तक अगर आपके बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हो रही है, देन इन दैट केस 16 नवंबर, ठीक है। अगर 15 के बाद हो रही है, दैट इज 16 से लेकर के 31st, 16 से लेकर के मंथ एंड तक, अदर देन मार्च, मतलब 16 मार्च से लेकर के 31st मार्च तक अगर रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर फॉल नहीं करेगा। समझ में आया क्या बात? कम ऑन। 16 से लेकर के अदर देन मार्च के मंथ एंड तक, मतलब कोई भी मंथ के 16 से लेकर के, ठीक है, फेब्रुवरी अपन बोल सकते हैं इसको, मतलब मार्च महीना लेना ही नहीं आपको, मार्च महीने को भूल जाओ, मार्च महीने को साइड पे करो, ओके। सो मार्च वाले को अपन साइड पे करेंगे तो फेब्रुवरी आएगा, ओके। मतलब कभी भी 16th ऑफ कोई भी मंथ से लेकर के मंथ एंड तक, अदर देन मार्च, अगर बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है, देन इन दैट केस आपको कब तक पे करना है ये ड्यूटी? अगले महीने की 1st तारीख को। कभी अगले महीने की 1st तारीख को। मान के चलो कि आज मैंने इंपोर्ट किया, मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, डेफर्ड पेमेंट का मेरे को बेनिफिट मिला है, सो टुडे इज 18 नवंबर। तो 18 नवंबर को अगर मेरे को बिल ऑफ एंट्री रिटर्न होती है, तो इस बिल ऑफ एंट्री का मुझे पेमेंट कब तक करना है? डेफर्ड जो है, डेफर्ड पेमेंट, दैट इज 1 दिसंबर को। समझा? कितना पे करना है वो आपको ऑर्डर में आएगा लिखा हुआ, ठीक है, कितना कितना कितने महीने में पे करना है वो लिखा होगा। अगर 16 मार्च से लेकर के 31st मार्च के बीच में अगर बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है, देन इन दैट केस इट वुड बी 31st मार्च। सो कहने का एक ही मुद्दा है यहाँ पर कि 31st को क्रॉस नहीं करना है। इन एनी केस आपको 31st मार्च के आगे नहीं जाने मिलेगा, ठीक है। मतलब 16 से 31st मार्च है तो 31st मार्च, उसके पहले है तो अगले महीने का फर्स्ट। इज दैट क्लियर? ओके। आपको मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करना है जो भी ड्यूटी का। अगर आप लोगों ने एक भी बार ये बाउंस किया, देन आपको पूरा का पूरा ड्यूटी जो दिन आपने डिफॉल्ट किया उस दिन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर लिखा है इफ देर इज अ फॉल्ट इन if there is a fault in payment of duty by due date more than once in 3 consecutive months, ठीक है, 3 महीने में, मतलब एक डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय ड्यू डेट मोर देन वंस, मतलब एक से ज्यादा बार अगर आपने बाउंस किया, ओके, पिछले 3 महीनों में, देन इन दैट केस आपको कोई भी डेफर्ड फैसिलिटी नहीं दी जाएगी एंड इंटरेस्ट के साथ साथ आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मतलब आपको एक से ज्यादा बार इन 3 consecutive months, ओके, 3 महीने में एक से ज्यादा बार अगर आपने फॉल्ट किया, ओके, कंजिक्यूटिव 3 मंथ्स में, देन आपसे पूरा का पूरा जो ड्यूटी है वो एक साथ रिकवरी की जाएगी। द बेनिफिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट of duty would not be available in respect of goods which have not been assessed or not declared by importer in that entry in the entry, ठीक है। आगे मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और जो भी होगा एईओ, ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, उसको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है। एंड जो नॉर्मल इंपोर्टर्स है, अगर उनका ड्यूटी 10,000 से ज्यादा है पर बिल ऑफ एंट्री, देन उसको इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है। इज दैट क्लियर? आइस गेट के वेबसाइट से पेमेंट होती है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स नॉट क्लियर्ड, मतलब मान के चलो गुड्स इंपोर्ट हुए, ठीक है, दो ऑप्शन है, आप या तो आ जाओ वेयर हाउस का इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, वेयर हाउस में जाने दो। सेकंड, आप आओ ये गुड्स को लेकर के जाओ। आप दोनों ही नहीं करते हो, ठीक है, तो आप दोनों ही नहीं करते हो तो क्या होगा? इट वुड बी कॉल्ड एज वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। आपका जो गुड्स है उसको वेयर हाउस में लोग स्टोर कर देंगे, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, एज पर सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49, पहले सेक्शन नंबर 49 पढ़ते हैं। Where ACDC is satisfied that on the application of importer that goods cannot be cleared within reasonable time, अगर reasonable time में clear नहीं हो पाएंगे, गुड्स कैनॉट बी रिमूव फॉर वेयर हाउस, मतलब आप लेके भी नहीं जा सकते, वेयर हाउस में नहीं डाल सकते। सो इन दोनों ही केसेस में जो आपका गुड्स होगा वो पब्लिक वेयर हाउस में चला जाएगा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 डेज में आपको पब्लिक वेयर हाउस से लेके जाना है। क्या ये पब्लिक वेयर हाउस पर वेयर हाउसिंग का चैप्टर लगेगा? नो, वेयर हाउसिंग का चैप्टर नहीं लगेगा। ओके, जो वेयर हाउसिंग का चैप्टर होता है ना, वो सब एक्स बॉन्ड इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, वो कुछ भी नहीं लगेगा, नॉर्मल माना जाएगा इसको। इज दैट क्लियर? इसको आपको 30 दिन में क्लियर करना है। अगर 30 दिन में क्लियर नहीं होता तो सेक्शन नंबर 48 लगेगा। अब ऊपर आ जाओ, अब सेक्शन नंबर 48 पढ़ते हैं।
If there are any goods imported from a place outside India which are not cleared for home consumption or for warehouse within 30 days or within such further time as allowed by proper officer, the title of such goods is relinquished the custodian with the approval of custom department and after giving notice to importer shall sell the goods to ऑक्शनियर. ठीक है, मतलब जो भी ऑक्शनर नहीं, ऑक्शन में जो आएगा हिस्सा लेगा उसको गुड्स बेचा जाएगा. ठीक है, कितने दिन में? 30 दिन में अगर आप नहीं आए तो. और बेचने के पहले नोटिस भी देना पड़ेगा. ओके, एंड कस्टम्स ऑफिसर का, कस्टम डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. इन केस ऑफ सेंसिटिव गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ सेंसिटिव गुड्स, ठीक है, जो भी सेंसिटिव गुड्स होंगे, दैट गुड्स और हजार्डस गुड्स और पेरिशेबल गुड्स, उस केस में कस्टम ऑफिसर का या कस्टम डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना है कस्टोडियन को, एंड वो 30 डेज के पहले पहले भी बेच सकता है. इज दैट क्लियर? एंड अगर आर्म्स एंड अम्यूनिशन है, ओके, तो आर्म्स एंड अम्यूनिशन खुले आम नहीं बेच सकता, खुले आम नहीं बेच सकता. ओके, कोई भी आया बोला कि मेरे को गन चाहिए, ये लो, ऐसा नहीं. ओके, आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो होगा वो पब्लिक ऑक्शन में नहीं बेचना है आपको, उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं. इज दैट क्लियर? So I think here we completed with import procedures. Okay, that's it. Thank you so much. Bye bye.